नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आप सभी का इनसाइड स्टडी फोरम में तहे दिल से स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फूड चेन क्या होती है और उसके अलावा हमने कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से समझा था और हमने पूरा जाना था कि प्राथमिक उपभोक्ता, उसके साथ साथ में द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं। फिर हमने बात की थी कि प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरीके से पूरा नेटवर्क चलता है। तो आज के वीडियो में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से फूड वेब के बारे में। फूड वेब, इसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। ये खाद्य जाल होता है, फूड वेब होता है। अब देखिए, फूड वेब का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने खाद्य श्रृंखला के बारे में समझ लिया है, फूड चेन के बारे में समझ लिया है, तो आप इजीली खाद्य जाल को समझ पाएंगे कि किस तरीके से फूड जो वेब होता है वो होता है। देखिए, वेब का मतलब क्या होता है। वेब का मतलब होता है, जाल का मतलब नेटवर्क होता है एक प्रकार का, जिसके अंदर कई सारी चीजें जुड़ी रहेंगी। जैसे मान लीजिए, फूड श्रृंखला क्या है, फूड चेन क्या है। एक के बाद एक जो भी उपभोक्ता जुड़े रहते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। इस तरीके से फूड चेन चलती है, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए प्रत्येक जीव एक के ऊपर एक निर्भर रहता है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई उत्पादक है तो उत्पादक घास है, पौधा है, उत्पादन कर रहा है, तो घास को जो खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा और वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है, यानी वो हर्बीवोरस होता है। उसके बाद फिर जो दूसरा वाला जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो प्राथमिक के ऊपर निर्भर रहेगा। उसका जो तृतीयक होगा वो द्वितीयक या फिर प्राथमिक के ऊपर निर्भर रहेगा। इस तरीके से पूरा एक श्रृंखला चलती रहती है। अगर यही श्रृंखला काफी एक नेटवर्क में होगी, काफी एक जाल में होगी, तब उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। इसका मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का। मैंने क्या बोला, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एक नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो अगर हम बात करें कि फूड वेब क्या है, खाद्य जाल क्या है, तो यह परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का, परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल तंत्र होता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि यह परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का, किस चीज का, परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल तंत्र होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कई ढेर सारे उपभोक्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी उत्पादककर्ता से संबंधित रहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर इसको हम उदाहरण से समझें कि किस तरीके से ये फूड वेब काम करता है। जैसे मान लीजिए, यहां पे कहीं पे कोई उत्पादक है, मान लीजिए कहीं पे उत्पादक है यानी प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है। और प्रोड्यूसर में क्या क्या हो सकता है, तो मान लीजिए प्रोड्यूसर में कोई घास है, ठीक है, कोई ग्रास है। आप लोग कमेंट करके बताइए गन्ना क्या होता है। गन्ना जो है वो क्या घास है या फिर कोई प्लांट है, या फिर बेम्बू मतलब बांस क्या होते हैं, कोई घास है या फिर कोई पौधा है, कोई प्लांट है। तो ये जो ग्रास है ये क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये उत्पादक है, ये उत्पादन करता है। घास को किसी टिड्डे ने खा लिया, इसको हम बोलते हैं ग्रास होपर। क्या बोलते हैं इसको ग्रास होपर बोलते हैं। किसी टिड्डे ने, किसी ग्रास होपर ने घास को खा लिया और फिर उस ग्रास होपर को किसी छिपकली ने खा लिया। छिपकली का मतलब होता है लिजर्ड। किसी छिपकली ने खा लिया। आपको पता है जो छिपकली होती है, जो लिजर्ड होते हैं, वो किसकी फैमिली के मेंबर हैं। आज से कई वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले
पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स रहते थे, तो डायनासोर्स की ही फैमिली का एक छिपकली जो है वो भाई है, ठीक है, छिपकली उसका मेंबर है। आप लोग कमेंट करके बताइए छिपकली क्या है। छिपकली कोई सरीसृप है या उभयचर है या स्तनधारी है या फिर क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए छिपकली क्या है। छिपकली, ठीक है। और छिपकली को अंतिम रूप से खा लिया किसी बाज ने, किसी बाज ने इसको खा लिया। बाज का मतलब ईगल हो सकता है, हावक हो सकता है। अब यहाँ पे ये तो एक फूड चेन चल रही है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, ये प्रोड्यूसर है, ये उत्पादक है, यहां से किसी चीज का प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसके बाद वो आगे ये प्राथमिक उपभोक्ता है, इसने खा लिया, उसके बाद में इसने इसको कंज्यूम कर लिया, तो ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और यहाँ पे जो बाज है वो अंतिम है और टर्सरी है, यानी तृतीयक है, ठीक है। ये तो एक फूड चेन चल रहा है। अब मान लीजिए जो घास है, क्या केवल घास का सेवन ग्रास होपर ही करेगा? क्या केवल घास कोई टिड्डा ही खाएगा? नहीं खाएगा ना। ऐसे बहुत से एनिमल्स हो सकते हैं जो अलग अलग तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं स्थापित करेंगे। यानी घास को कोई खरगोश, घास को कोई खरगोश भी तो खा सकता है, खरगोश खा सकता है, यानी कोई रैबिट भी इसको खा सकता है, और रैबिट को डायरेक्टली बाज मार करके खा सकता है। या फिर अगर हम बात करें, घास है, घास को किसी चूहे ने खा लिया, किसी चूहे ने खा लिया, ठीक है, किसी माउस ने खा लिया, और माउस को आगे चल करके किसी सांप ने खा लिया, यानी स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को फाइनली किसने कंज्यूम कर लिया? किसी बाज ने मार डाला और खा लिया। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, क्या लिखा हुआ है? यह परस्पर खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल तंत्र। ये क्या? पूरा एक जटिल तंत्र है। अब यहां से ये है प्रोड्यूसर, ये उत्पादक है, और उत्पादक क्या यहाँ पे है? घास। उत्पादक यहाँ पे है ग्रास। यहां से कहानी शुरू होती है और खत्म कहां पे होती है? बाज पर कहानी खत्म हो जाती है, हॉक पर। अब देखिए, अगर ग्रास से लेकर के ग्रासोपर, ग्रासोपर से छिपकली, छिपकली से बाज, ये चलता, तो ये एक है फूड चेन, एक खास श्रृंखला है। यहाँ पे घास से खरगोश, खरगोश से बाज, ये दूसरी खास श्रृंखला है। उसके बाद तीसरी, घास से चूहा, चूहा से सांप, सांप से बाज, ये तीसरी। इसका मतलब क्या है कि एक जटिल, क्या है? एक जटिल तंत्र बन जाता है कई खाद्य श्रृंखलाओं का। उसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। बस आप लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा कि खाद्य जाल होता क्या है, ठीक है। बुक्स के अंदर हो सकता है आपको बहुत ही बड़ी बड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशंस मिले, डिफिकल्ट चीजें वहां पे दी गई हों, बस आप इसको इजीली समझ लीजिए कि इस तरीके से यही खाद्य जाल होता है, ठीक है। यानी खाद्य श्रृंखला जब जटिल रूप से आगे बढ़ती है, उसमें कई सारी जो खाद्य श्रृंखलाएं हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं खाद्य जाल। जाल का मतलब क्या होता है? एक टाइप से नेटवर्क होता है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझा पूरा इस चीज को, और इसके आगे हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की, कि किस तरीके से जो ऊर्जा है, किस तरीके से ऊर्जा का फ्लो होता है, एनर्जी किस तरीके से आगे बढ़ती है। जैसा हम जानते हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जो ऊर्जा है वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम लेते हैं या तो उत्पादक से, या अगर फिर कोई वो मांसाहारी होगा तो वो किसी हर्बीवोरस को, यानी किसी शाकाहारी को खा जाएगा। इस तरीके से ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। तो अगर हम बात करें लिंडमान के अकॉर्डिंग बात करें, तो प्रत्येक पोषण स्तर में 10% ऊर्जा जो है वो केवल पहुंचती है, और बाकी ऊर्जा ह्रास हो जाती है। तो इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ऊर्जा फ्लो होता है। ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, किस तरीके से एनर्जी जो है वो फ्लो होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो सकता है, तो आप लोग उसको सही तरीके से समझिएगा। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जैविक क्रियाओं के लिए, जो भी वो जीव जैविक क्रियाएं करता है, प्रत्येक जीव को जैविक क्रियाओं के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी जीव होगा, प्रत्येक जीवधारी को, प्रत्येक जीवित प्राणी को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे हो सकता है कि एक ऊर्जा एक ऊर्जा उत्पादनकर्ता से उच्च ऊर्जा खपतकर्ता, एक ऐसा होता है प्राणी, यानी एक ऐसा कोई भी जंतु हो सकता है या फिर कोई पौधा हो सकता है कि जो ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। तो एक ऊर्जा उत्पादनकर्ता से उच्च ऊर्जा खपतकर्ता एक ऐसा होता है जो अंतिम रूप से जहां पे एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी उसके बाद में ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर नहीं होता है। तो एक ऊर्जा उत्पादनकर्ता से उच्च ऊर्जा खपतकर्ता तक ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया, ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। तो बहुत सिंपल शब्दों में इसको हम समझ सकते हैं कि एक ऊर्जा उत्पादनकर्ता से उच्च, यानी जो टॉप कंज्यूमर है, जहां जिसके बाद में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, उच्च ऊर्जा खपतकर्ता तक ऊर्जा स्थानांतरण की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा प्रवाह बोलते हैं। अगर इसको हम समझें किसी एग्जाम्पल के द्वारा, तो जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान से इसको समझ सकते हैं, आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए जो उत्पादन करता होता है वो मोस्टली इसको हम बोल दें कि जो उत्पादन करता होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ऑलवेज कोई प्लांट होता है या फिर कोई घास हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा स्टार्ट होती है और आती कहां से? जैसा हम जानते हैं ऊर्जा का अंतिम स्रोत पृथ्वी पे क्या है? सूर्य है। तो भाई सूर्य से ऊर्जा आती है। मान लीजिए सूर्य है ये, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा सन है सूर्य। तो सूर्य से ऊर्जा अंततः पृथ्वी पर आती है। तो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, वो सूर्य से ऊर्जा आती है तो कहां पे आती है? उसको सबसे पहले उपयोग कौन लेके आता है? तो सूर्य से आने वाले जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? पौधे सूर्य से आने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। अब ये कैसे ऐसा कर पाते हैं? जाहिर सी बात है कि इनके पास में कुछ ऐसा एक विशेष वर्णक होगा, कोई ऐसा विशेष पिगमेंट होगा जो ऊर्जा को अवशोषित करता होगा। तो पौधों के पास ऐसा कौन सा खास पिगमेंट होता है? तो पौधों के पास होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। तो पौधों के पास में एक विशेष वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसको बोलते हैं। वो क्या करता है? वो सूर्य से आने वाले जो जितनी भी ऊर्जा है, सन से आने वाले जो भी ऊर्जा है, उसको वो अवशोषित कर लेता है। उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि पौधे के पत्ती के अंदर एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, और जिससे पौधा अपना भोजन पकाता है और फिर बाद में वो O2 को छोड़ता है। क्या करता है? O2 को एमिट कर देता है हमारे लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया
और अपने उपयोग में लेके आया, उसके बाद उसने खाना पकाया। इस ऊर्जा को फिर कौन कंज्यूम करेगा? तो इस ऊर्जा को जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो कंज्यूम करेगा, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता से यह ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता के पास जाएगी, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता से यह ऊर्जा जो अंतिम उपभोक्ता होगा, जो तृतीयक उपभोक्ता है, उसके पास ये ऊर्जा जाएगी। और उसके बाद अब ये देखिए कि किस तरीके से यहां से यानी सन से ऊर्जा जा रही है तृतीयक उपभोक्ता तक। यही क्या है? यही है ऊर्जा फ्लो, यही एनर्जी फ्लो है, यही ऊर्जा का प्रवाह है। मान लीजिए सूर्य से पौधे ने भोजन पकाया, सूर्य की उपस्थिति में पौधे ने भोजन पकाया, और भोजन के पकने के बाद पौधे के पास जो ऊर्जा एकत्रित हुई है वो 100% है। हमने मान लिया 100% है। तो जब पौधे को कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, कंज्यूम करेगा, तो क्या 100% पूरी ऊर्जा इसके पास पहुंचेगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। केवल 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है, और उसके पास जो 10% ऊर्जा इसके पास पहुंची है वो आगे 10% इसके पास पहुंचती है। इसका मतलब कि इस 10% का 10% आगे पहुंचेगी, उसके बाद फिर आगे 10% पहुंचेगी। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। ये लिंडमान का एक रूल है, उन्होंने ऐसा बताया था कि ऊर्जा हमेशा 10% के ही रूप में आगे ट्रांसफर होती है, और बाकी ऊर्जा सब वो खुद में कंज्यूम कर लेता है बॉडी, यानी जिसके अंदर जो एनर्जी है वो खुद में कंज्यूम कर लेता है उस ऊर्जा को, और आगे केवल 10% करके ही ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है। अब देखिए प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय यानी जो ऊर्जा ट्रांसफर होती है उसके समय ऊर्जा की हानि होती रहती है। लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। खासकर यूपी टेट या सी टेट के परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली बन सकता है कि जो 10% का ऊर्जा ट्रांसफर का, ऊर्जा स्थानांतरण का जो नियम है वो किसने दिया है? तो इसका आंसर क्या होगा? लिंडमैन। ठीक है, तो वो लिंडमान के 10% के नियम के अनुसार जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा ट्रांसफर होती है तो केवल कितनी होती है? केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी यानी यूनि डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा, मान लीजिए ऊर्जा सूर्य से जब चली, उसको सबसे पहले किसी पौधे ने उपयोग लिया, तो वो ऊर्जा वहां से उस पौधे के अंदर आई, और पौधे से फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाएगा वो ऊर्जा 10% के रूप में उसमें जाएगी। उसके बाद में जो ऊर्जा उस प्राथमिक उपभोक्ता में है वो 10% आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी तो उसको भी तो कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारी ऊर्जा 90% जो एनर्जी होगी वो बॉडी अपने लिए इस्तेमाल कर लेगी, और उसके बाद 10% ऊर्जा जो है वो आगे ट्रांसफर होती रहेगी। तो इस तरीके से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इसीलिए कैसा होता है? एक दिशा, केवल एक दिशा में ही होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही था, और आने वाले वीडियोस में हम बाकी चैप्टर्स जो बचे हुए हैं साइंस के डीएलएड 4 सेमेस्टर के पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, सिर्फ 1 या 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी के चैप्टर्स आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे अपलोड हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर जाएं और साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करें। जो चैप्टर्स उसमें पढ़ाए गए हैं, जैसे ब्लड है, हेपेटाइटिस है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, और बाकी चैप्टर्स केमिस्ट्री में अभी पढ़ाना बाकी है, तो आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले ही हम उन चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप अगर एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले भी अगर इन सारे जो भी इसमें वीडियोस पड़े हुए हैं पूरा देख के जाएंगे तो आई होप आप पूरा 99% क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि हमने पूरी कोशिश करी है कि जो भी चैप्टर्स में
जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो हम बेहतर से बेहतर दें ताकि आपका स्कोर अच्छा हो पाए। आप 25 में 25 पूरा स्कोर करके आएँ। वही मैथमेटिक्स में किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से उन वीडियोस को देखें और लाभ उठाएं। और ज़रूर अगर आपको वीडियोस से फ़ायदा डेफिनेटली होगा ही होगा, आप लोग ज़रूर इनसाइड स्टडी फोरम को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, एक आवश्यक सूचना आपको देनी है। मेरा पर्सनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे अविचल सर, आपको चैनल मिलेगा। इस पे वीडियोस डेफिनेटली आने वाले हैं। यूपी टेट और सी टेट के वीडियोस, खासकर यूपी टेट सुपर टेट के वीडियोस आने वाले हैं, पेडागोजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के, हिंदी के और मैथमेटिक्स के। तो आप लोग ज़रूर इन वीडियोस को भी देखेंगे क्योंकि आपको अंततः तो टीचर बनना है, इसीलिए आपको ज़रूर ऐसे वीडियोस को देखना चाहिए जो आपके यूपी टेट में वीडियोस हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।